हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4। आपकी स्टैटिक्स की 2 यूनिट है। 2 यूनिट में से एक यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था क्लासिकल स्टैटिक्स 6 समझ सांख्यिकी। आज उसी के नेक्स्ट जो यूनिट है आपके पास वो है क्वांटम स्टैटिक्स। क्या? क्वांटम स्टैटिक्स। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में ये 2 यूनिट आपके स्टैटिक्स की थी, तो आज अपन यूनिट नंबर 4 जो आपकी बुक की लास्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं, क्वांटम स्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस किसका? डिफरेंस एक तो जानते हो आपने मैकेनिक्स तो पढ़ी है। एक तो पढ़ा है आपने क्षीण सममिति वर्ग। क्या पढ़ा है? एक तो क्षीण सममिति वर्ग पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है? क्षीण सममित। और दूसरा पढ़ा है आपने क्वांटम। दूसरा क्या पढ़ा है आपने? क्वांटम। सबसे पहले तो इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ये दोनों स्टैटिक्स आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले क्षीण सममित क्या कहती है। अब जैसे मैकेनिक्स में आपके पास 2 तरह की पढ़ी होगी। एक जब तो बोलते हैं अपन क्लासिकल मैकेनिक्स, या फिर बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्षीण सममित सांख्यिकी या क्षीण सममित यांत्रिकी। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो कौन सी बुक थी आपके पास? क्षीण सममित यांत्रिकी थी, जिसका नाम अपन यांत्रिकी से जानते हैं। वो कौन सी थी? क्षीण सममित यांत्रिकी। और जो आप पीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने जाओगे तो पीएससी थर्ड ईयर में आपके आएगी क्वांटम यांत्रिकी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसका क्वांटम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ। जो आपके जितना अभी इस सिलेबस में है उतना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं क्षीण सममित और क्वांटम में डिफरेंस। तो देखो, क्षीण सममित सांख्यिकी कहाँ पर फेल हुई उसकी बात करते हैं। फिर अपन क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। तो आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे मान लो कि एक क्वांटम इफेक्ट, क्या क्वांटम प्रभाव एक हुआ था आपके पास, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होती है, आने वाली सभी विकिरणें अवशोषित की जाती है, वही उसका ब्लैक बॉडी पदार्थ कहलाता है। क्वांटम प्रभाव, इस तरीके से कुछ ऐसे और एक्सपेरिमेंट हुए थे जहां से इसका एक फॉर्मूला आता है, प्लांक का विकिरण सूत्र। क्या आता है? प्लांक का विकिरण सूत्र। प्लांक का विकिरण सूत्र। तो देखो, इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है, वैसे जो आपके है वो सिलेबस में मैं बताऊंगा, जो नहीं है वो नहीं बताऊंगा। तो आपके पास जैसे ये कुछ टॉपिक है आपके पास, जैसे ब्लैक बॉडी हो गया, प्लांक का विकिरण सूत्र हो गया, ये सब आपके इस यूनिट में आएंगे। तो अपन जिस टाइम आएंगे उस टाइम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ध्यान रखना कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होता है वो यहीं से होता है। ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट है, एक तो क्वांटम प्रभाव हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, या फिर इसे बोलते हो आप क्वांटम प्रभाव में बोलते क्वांटम प्रभाव बोलते। क्या है? क्वांटम, क्वांटम तो सब्जेक्ट है। क्या है आपका? क्वांटम प्रभाव। तो क्वांटम प्रभाव ऐसे आपको मैं ये मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक थी उसमें भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वांटम प्रभाव जिसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, उससे रिलेटेड, और ब्लैक बॉडी हो गया इससे रिलेटेड। और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन्होंने क्या किया, ये जब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिन्होंने क्षीण सममित यांत्रिकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इनको एक्सप्लेन किसने किया? इसको एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स ने। और जो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट उद्भव माना जाता है वो भी क्या होता है, यहीं से माना जाता है कि उसमें पे क्या आता है, प्लांक का जो विकिरण सूत्र आता है वो इसका इन सबको क्या करता है, आगे से आगे एक्सप्लेन करता जाता है। और उसमें एक बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन आता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी आता है आपके क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपका मेन डेवलपमेंट पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ दोनों के डिफरेंस की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, क्वांटम और क्षीण सममित में डिफरेंस क्या है आपके पास। क्वांटम में क्या रहता है आपके पास, कुछ पार्टिकल रहते हैं, और उसमें जो एक मेन डिफरेंस ये है कि यदि मैं आपको 11वीं क्लास में लिख कर चलो, 11वीं या 12वीं में, यदि आपके पास क्या होता है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्या होता है आपके पास? कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोई निर्देश तंत्र हो गया। इसमें यदि आपके पास क्या मिल जाए, कोई पोजीशन वेक्टर आर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पोजीशन वेक्टर आर मिल जाता है। तो जब ये इतनी चीज आपको मिल जाए, यदि कोई आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र मिल जाए, कोई पोजीशन वेक्टर आर मिल जाए, तो आप उससे क्या क्या निकाल सकते हो, जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सब निकाल सकते हो। क्या अधिकतर पॉसिबिलिटी है निकालने की? क्या क्या निकाल सकते हो? जब आर आ गया तो आप एफ निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। इस तरीके से जितनी भी फिजिकल टर्म होती है सब निकाल सकते हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या आपको मिले? एक आर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास, एक आता है साई। क्या आता है? साई। तो इसको क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं साई से। और इसको श्रोडिंगर समीकरण या श्रोडिंगर ने दिया था।
तो साई क्या होता है, एक उस तरह से अवस्था फलन होता है, अवस्था फलन या जिसे बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन, और ये डिनोट करने का उसको अपन जैसे बोलते हैं, अपन उच्चारण करते हैं इसका साई। और ये क्या है, आज इसका पोजीशन है, और ये क्या है, टाइम है। अब देखो यहाँ पे टाइम का तो कोई रोल था नहीं, यहाँ पे केवल अपन को क्या मिलता था, पोजीशन मिलती थी। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर और टी दोनों मिल रहे हैं। तो आर और टी पे कोई ऐसा फलन जो अपन को कंप्लीट व्याख्या करे उसकी, जो कोई पार्टिकल है, जो कोई एनर्जी है उसकी, यानी कोई भी कंप्लीट फिजिकल सिस्टम की व्याख्या करे अपन को, तो वो क्या करेगा, आपका साई करेगा। तो ये सब यूज लेते थे, ये क्या किसमें लेते थे आप, क्लासिकल मैकेनिक्स में, बट ये यूज लेते हो किसमें लेते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो वैसे तो आपके बेसिक थ्योरी में जाओगे तो पूरी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहां और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज अपने चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है आपका, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसे आपके पास एक तरह से मैं कहता हूं कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये भी एक तरह से क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है आपके पास, लैंग्वेज है। यदि एमएससी में जाओगे तो आप लैंग्वेज भी पढ़ोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह से क्या है, आपकी लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उसमें स्टार्टिंग से आपको क्या सीखना होता है, यदि आपको कुछ भाषा सीखनी है तो सबसे पहले आपको एबीसीडी सीखनी होगी, वर्णमाला सीखनी होगी। यदि गणित सीखनी है तो काउंटिंग सीखनी होगी, ऐड सीखना होगा, मल्टीप्लाई सीखना होगा। इस तरीके से सीखते हो। तो वैसे ही आपके पास कोई क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम यांत्रिकी के क्या होते हैं, कुछ पोस्टुलेट होते हैं, और वो पोस्टुलेट क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में यदि अपन बात करें पोस्टुलेट की, तो पोस्टुलेट में एक अपना जो आता है, फर्स्ट क्या आता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपका जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो है आपका साई आरटी। क्या है, साई आरटी। अब ये साई आरटी क्या होता है, साई आरटी ये चीज होती है कि आपके पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम की अपन को कंप्लीट जानकारी देने वाला कौन होता है, साई होता है। कौन होता है, साई। यानी कोई सिस्टम मान लिया, कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल की स्टेट क्या है, क्या एनर्जी है, क्या पोजीशन है, वो पार्टिकल किस रूप में रखा हुआ है, तो वो सब कुछ अपन को एक्सप्लेन करने वाला ये कौन है, ये है वो साई। कौन है, साई। अब इस साई के बेस पे इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो अपन अवस्था फलन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, अवस्था फलन भी बोलते हैं, तरंग फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हो, तरंग फलन भी बोलते हैं, यानी स्टेट फंक्शन। क्या, स्टेट फंक्शन। और क्या बोलते हो आप इसे, वेव फंक्शन। क्या बोलते हो, वेव फंक्शन। तो इस तरीके से बहुत से वर्ड आ जाते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, आपका जो साई आरटी होता है वो किसने दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था श्रोडिंगर ने दिया था। और इसकी श्रोडिंगर की यदि आपने समीकरण पढ़ी हो 12th क्लास में, तो भी आपको ध्यान होगी श्रोडिंगर समीकरण क्या कहती है। तो श्रोडिंगर समीकरण ने तो क्या किया, कुछ सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इजीली बनाने के लिए कुछ समीकरण दी थी, बल्कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, श्रोडिंगर ने केवल क्या दिया था, साई दिया था। और साई उनको क्या बताता है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम की संपूर्ण जानकारी उनको कौन देता है, साई देता है। किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आपके सबसे पहले तो आपको साई के बारे में जानना जरूरी है। अब ये आग है, ये क्या है, आपकी स्थिति है। ये क्या है, आपकी स्थिति है। ये क्या है, आपकी स्थिति, यानी ये क्या है, आपकी पोजीशन है। क्या है, आपकी पोजीशन है। और ये क्या है, टी है, यहाँ पे समय। टी क्या है, यहाँ पे समय। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन और कोई भी पार्टिकल का टाइम, यानी पोजीशन और टाइम आता है, वो किसके साथ आता है, साई के साथ आएगा। यानी कोई, यदि आपके पास कोई आर्म मिल जाए और किसी समय टी की बात कर रहा है, यानी किसी समय पर किसी पार्टिकल की स्थिति की बात करता है, तो वो भी अपन को क्या बताएगा, साई बताएगा। क्या बताएगा, साई बताएगा। तो अपन इसको आज स्टार्ट करते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। तो पहले इस साई के बारे में 5-2-4 लाइन लिख लेते हैं, फिर अपन इसके अभिग्रहित में जो एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं कि ये साई कैसा होना चाहिए, क्या कहलाता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी सिद्ध होती है, तो उसकी बात करते हैं। तो आप टॉपिक लगाइए सबसे पहले, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लगाइए, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और उसमें लिखिए क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित में लिखिए, देखिए इसमें क्वांटम भौतिकी में कण की व्याख्या, क्वांटम भौतिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। क्वांटम भौतिकी में एक कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। क्वांटम भौतिकी में एक कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। इस तरंग फलन को ही अवस्था फलन कहते हैं, और इस तरंग फलन को ही अवस्था फलन कहते हैं।
इस तरंग फलन को ही अवस्था फलन कहते हैं। इस तरंग फलन को ही अवस्था फलन कहते हैं। सर्वप्रथम तरंग फलन के बारे में श्रोडिंगर वैज्ञानिक ने बताया। सर्वप्रथम तरंग फलन के बारे में श्रोडिंगर वैज्ञानिक ने बताया। श्रोडिंगर वैज्ञानिक ने बताया। और क्वांटम सांख्यिकी में तरंग फलन को साई आर टी से व्यक्त करते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन को या अवस्था फलन को साई आर टी से व्यक्त करते हैं। साई आर टी से व्यक्त करते हैं। तरंग फलन में उपस्थित आर वेक्टर, तरंग फलन में उपस्थित स्मॉल आर वेक्टर, तरंग फलन में उपस्थित स्मॉल आर वेक्टर टी समय पर कण की स्थिति को व्यक्त करता है। 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 फिर लिखिए तरंग फलन के निम्न गुणधर्म होते हैं। तरंग फलन के निम्न गुणधर्म होते हैं। तरंग फलन के निम्न गुणधर्म होते हैं। अब अपन एक एक गुणधर्म में उसकी व्याख्या करते हैं। इसकी जो लैंग्वेज में आती है, इसकी क्वांटम यांत्रिकी में जो विग्रहित होते हैं साई से रिलेटेड, वो क्या क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट होता है आपके पास जो तरंग फलन होता है। क्या होता है आपका जो तरंग फलन होता है, एक बार इसको समझो फिर लिखेंगे अपन। जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है आपका, सतत होता है। क्या होता है, सतत। अब आप कहोगे कि ये सतत और असतत यानी कंटिन्यूस, और एक होता है अकंटिन्यूस यानी जिसे बोलते हैं अपन सतत और असतत। तो एक तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जैसे आपके कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे मैं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या चल रहा है, एक तरह से सतत रूप से चल रहा है। और यदि मैं बोलता हूँ 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस टाइप से, तो ये आपका क्या है, असतत है। इसका मतलब इसको कह सकते हो कि सतत, इसको कहते हो असतत। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई भी संख्या रेगुलर रूप से चल रही थी। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या रेगुलर रूप से नहीं चलती। यदि मैं आपके सामने कोई ग्राफ की बात करूं, क्या करूं, कोई ग्राफ की बात करूं, और ये ग्राफ किस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, किस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है। इसका मतलब ये क्या ग्राफ कंटिन्यूस है क्या, बताओ। ये ग्राफ कंटिन्यूस है, मतलब ये क्या कर रहा है, रेगुलर इसका ग्राफ बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है। यानी ये देखो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। और यदि ये घट रहा है तो क्या हो रहा है, समान रूप से घट रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह से कंटिन्यूस यानी सतत ग्राफ है। तो आप और असतत की बात करें तो कैसा होगा, असतत हो गया, मान लिया ये कुछ तो ऐसा गया, फिर वापस क्या हो गया, वापस ऐसा गया, इस टाइप से आ गया। यानी इसमें क्या हुआ, इस ग्राफ को आप सतत बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद वापस कम हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, वापस कम हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, यानी ये सीरीज चलती है। इसका मतलब ये क्या है, बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका सतत नहीं है। तो सबसे पहले आपकी जो तरंग फलन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो फलन होता है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास सतत होना चाहिए। और सतत होना नहीं चाहिए, जहां भी आपका तरंग फलन आएगा वो 100% वो सतत ही होगा, वो सतत ही मानना है आपको। क्या मानना है, कंटिन्यूस ही मानना है। यदि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो सतत्व को, तरंग फलन को, तो क्या मानना है आपको, कंटिन्यूस ही मानना है। सेकेंड में करता हूँ, जो तरंग फलन होता है वो उसका मान परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपके पास, परिमित होना चाहिए। अब परिमित तो आप जानते हो, देखो परिमित क्या होता है आपके पास, यानी साई क्या होगा, यहाँ पे जो भी तरंग फलन होगा, तरंग फलन के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा। जैसे मान लिया पहले आपके पास क्या आता था, कोई भी fx फंक्शन था, x² प्लस का 2x, ये क्या था, आप इसे क्या बोलते थे, एक तरह से फंक्शन है किसका, x का फंक्शन। अब यदि मैं बात करता हूँ ये किसकी बात कर रहा है, अब जो क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि कोई साई है वो क्या है आपका x² प्लस 2x है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो दोनों का एक ही है। ये क्या व्यक्त कर रहा था, इसका x का फंक्शन व्यक्त कर रहा था, ये क्या व्यक्त कर रहा है, ये इसका तरंग फलन व्यक्त कर रहा है। बस केवल क्या वर्ड चेंज हुआ, इसका जो नाम था वो चेंज हुआ, ये फंक्शन था, ये क्या है आपका तरंग फलन है, बाकी जो आगे वाला है वो तो वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका साई का मान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमेशा परिमित होना चाहिए, ना कि जीरो। ना जीरो कभी हो नहीं सकता, क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता, जीरो का मतलब यदि कोई आपके पास साई जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, साई जीरो हो जाता है। साई जीरो का मतलब हो गया कि वहां पे पार्टिकल ही नहीं है, क्या नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है। साई जीरो का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है।
और अपन क्या करते हैं, जब पार्टिकल ही नहीं है तो फिर अपन कैलकुलेशन किसकी करेंगे। तो इस तरह से एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि साई कैसा होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू वाला होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं अपन, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि जो तरंग फलन होता है वो एकल मानी होना चाहिए। तरंग फलन कैसा होना चाहिए आपके पास, एकल मानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। यानी जो तरंग फलन होती है फिक्स कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, बट वैल्यू ऐसे भी नहीं है कि इसके 10-12 वैल्यू आ जाए, हमेशा सिंगल वैल्यू ही होगी। जो भी तरंग फलन के लिए आप साइड सॉल्व करोगे, यदि आप इसके डेरिवेशन देखोगे आगे जाके बीएससी करियर में, तो जब आप साई के कुछ सॉल्यूशन निकालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, एक ही सिंगल वैल्यू वाले सॉल्यूशन आएंगे। यदि दो केस है तो आपके दो सॉल्यूशन आ सकते हैं, बाकी यदि साई आपका एक है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी, यानी उसका मान क्या आएगा, एकल मानी यानी सिंगल वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपके पास कोई साई आर टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई साई आर टी दिया हुआ है, और तो साई आर टी दिया हुआ है तो उसकी यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, कोई साई दे रखा है, साई आर टी, क्या दे रखा है, साई आर टी, ठीक है। साई आर टी का मीनिंग क्या हो गया, साई आर टी क्या है आपके पास, एक तरह से आपका एक तरंग फलन है या वेव फंक्शन है। यदि कोई साई आर टी दे रखा है और इसका मैं परिमाण करके क्या करूं, इसका स्क्वायर करो, यदि इसका मैं क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड लेके इसका स्क्वायर करो, मोड लेके स्क्वायर करो, तो ये अपन को क्या देगा, एक तरह से प्रोबेबिलिटी देगा। क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। कैसे प्रोबेबिलिटी देगा, कैसे देगा बताओ प्रोबेबिलिटी। मैं बात करता हूँ विद एग्जांपल, एक आपके पास कोई साई तरंग फलन था, क्या था आपके पास, e की पावर आयोटा kx, क्या था आपके पास, e की पावर आयोटा kx। अब यहाँ पे ये देखो साई है, क्या है आपका, साई स्क्वायर। अब ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे नोट करना, ये जो साई स्क्वायर है इसका मतलब आप इसको यदि सॉल्व करते हो, यदि आपको ये वाली टर्म लिखनी है साई आर टी, क्या आप इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या e की पावर आयोटा kx और e की पावर आयोटा kx ऐसे लिखोगे, क्या नहीं, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या आपका एक तरंग फलन है, ये कोई सिंपल सा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो तरंग फलन जब ये साई आर टी की बात करता है, इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास ऐसी टर्म आएगी, कैसे आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यदि आपको साई स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है आपको, साई स्क्वायर लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिखना होगा आपको, साई स्टार साई डीवी, क्या लिखना होगा आपको, साई स्टार साई डीवी, आपको इस तरीके से लिखना होगा। तब ये क्या होगा आपका, एक तरह से क्या बताएगा, साई स्क्वायर को व्यक्त करेगा, क्या व्यक्त करेगा, साई स्क्वायर को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी मैं इसका एग्जांपल एक और टर्म बता के फिर दूंगा। तो ये क्या हो गया, यदि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तरंग फलन है साई आर टी, उसका यदि मैं मोड लेके स्क्वायर करूं तो आपको क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो और कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसमें क्या दिया हुआ आता है, तरंग फलन साई दिया हुआ आता है, साई आर टी दिया हुआ आएगा, और कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, साई स्क्वायर करना होगा। और साई स्क्वायर कैसे करोगे, आप इस तरीके से करोगे, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी, जिससे अपन इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, साई का साई के साथ क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन यानी फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हैं कि ब्रैकेट या स्क्वायर इंटीग्रेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पी हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपके पास साई आर टी क्या आ जाए, इसका यदि मैं स्क्वायर करूं, क्या करूं आपको, स्क्वायर करूं, तो बताओ ये क्या आएगा, यदि मैं क्या करूं, साई आर टी का होल स्क्वायर करूं और इसकी वैल्यू 1 आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, 1 आ जाए, तो यह एक संबंध कहलाता है, और यह संबंध कहलाता है अपना प्रसामान्यीकृत संबंध। क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत संबंध। क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत संबंध, जिसे बोलते हैं अपन नॉर्मलाइज। क्या बोलते हो, नॉर्मलाइज। क्वांटम मैकेनिक्स में यदि आप पढ़ते हो कि कोई भी स्टेट फंक्शन दिया हुआ आएगा तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो भी फंक्शन आए आपके पास, जो भी स्टेट फंक्शन आए, जो भी वेव फंक्शन आए, उसे क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज आपको करना आता है। नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या, यदि आप इसको क्या करोगे, साई का क्या करोगे, मोड का स्क्वायर करके क्या करोगे, 1 इक्वल टू क्या करोगे, 1। तो यदि आपके पास मान लिया, देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, साई क्या था, e की पावर आयोटा kx था, ठीक है। और मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट। अब आप इसको चेक कीजिए कि ये है वो इसका नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है। देखो ये नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, इसको चेक करोगे तो कैसे करोगे, साई स्टार निकालना है आपको, तो आप इस तरीके से निकालोगे, a e की पावर आयोटा kx, यानी ये फॉर्मूला के रूप में रखते हो, तो फर्स्ट क्या रखोगे आप, इंटीग्रेशन साई स्टार रखोगे, फिर साई रखोगे, फिर क्या रखोगे, डीवी या डीटो, डीवी या डीटो का इंटीग्रेशन जो आयतन होता है वो, तो ये हो जाएगा साई स्टार a e की पावर आयोटा kx, और ये क्या हो जाएगा, a e की पावर आयोटा kx।
ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि साई स्टार है और साई स्टार है यानी ये आयोटा यानी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका ऑपोजिट करेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो ये तो स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, e की पावर आयोटा के एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा dx, 1d की बात करें तो dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा के एक्स और e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, यानी e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना देता है हमेशा, कितना देता है 1 देता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर 0 कितना देगा 1, यानी ये क्या बचेगा आपके पास dx, क्या बचेगा dx। अब ये किसके इक्वल करना है, अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसी रेंज दी है, यदि ये रेंज दे देता है कि 0 से x की वैल्यू कहाँ तक है, 0 से a तक है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से a तक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ 0 से a के बीच। तो ये क्या आएगा आपका a स्क्वायर, ये x हो जाएगा, इसकी लिमिट लगाओगे तो 0 से a, तो ये क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर और क्या आएगा a आएगा। अब क्या ये नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं था, क्यों, यदि ये नॉर्मलाइज फंक्शन होता, देखो समझना इसको, यदि ये नॉर्मलाइज फंक्शन होता तो अपन ये जो साई स्टार निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती, क्या आ जाती 1 आ जाती। मैंने यही तो बोला है, यदि आप साई आर टी का स्क्वायर करते हैं वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, तो वो क्या है प्रसामान्यीकृत है। बट यहाँ पे देखो ये वाला प्रसामान्यीकृत नहीं था, तो प्रसामान्यीकृत नहीं था तो क्या करें, प्रसामान्यीकृत नहीं था तो आप इसकी वैल्यू निकालो, ए की जो क्वेश्चन दे रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अपना आंसर क्या आया ए स्क्वायर, ए किसके बराबर हो मानना अपन को 1 के बराबर। यदि आप ए की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए आएगा, क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ए आएगा। अब इस ए को मैं वापस कहाँ रखूंगा, इसके तरफ फलन में रखूंगा, यानी जो ये ऊपर लिखा हुआ है तो ये रखूंगा वापस वहां जाके, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए और e की पावर आयोटा के एक्स। अब आप इसे बोल सकते हो कि ये क्या है आपका एक नॉर्मलाइज तरंग फलन है नॉर्मलाइज। चेक कीजिए ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे बताओ, क्या करना है वही साई स्क्वायर निकालने। अब मैं साई स्क्वायर इसका निकालूंगा तो क्या 1 आ जाना चाहिए, यदि नॉर्मलाइज है तो 1 आना चाहिए। तो ये नॉर्मलाइज है तो देखते हो 1 आते या नहीं आता। तो एक तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए e की पावर आयोटा के एक्स और dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर हट जाएगा तो क्या बचेगा केवल dx, और 0 से a जब इसमें लिमिट लगाओगे तो a से आंसर क्या देगा आपको 1 देगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला आपका तरंग फलन था साई इक्वल टू a e की पावर आयोटा के एक्स, वो क्या था नॉर्मलाइज नहीं था, पर ये कैसा है आपका नॉर्मलाइज है। क्योंकि यहाँ से नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, ये नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइज की जो कंडीशन होती है उसको फॉलो किया। तो नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या होती है आपके पास कि यदि साई आर टी का मैं स्क्वायर करने पर इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होता है वो नॉर्मलाइज होता है। यदि 1 नहीं आता तो 1 करके उसका नॉर्मलाइज क्या निकालो आप, नॉर्मलाइज या प्रसामान्यीकृत गुणांक निकालो। इसे अपन क्या बोलते हैं प्रसामान्यीकृत गुणांक, क्या बोलते हो प्रसामान्यीकृत गुणांक। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना, आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो पहले अपन इन पांचों प्रॉपर्टी को एक बार लिख लेते हैं, फिर अपन आगे से आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इसमें लिखा देता हूं मैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए कि तरंग फलन साई आर टी, तरंग फलन साई आर टी, साई आर टी जो सामने लिखा हुआ बोर्ड पे कि तरंग फलन साई आर टी एक सतत फलन होता है। तरंग फलन साई आर टी एक सतत फलन होता है। सेकंड लिखिए यह तरंग फलन परिमित फलन होता है, यह तरंग फलन परिमित फलन होता है, यह तरंग फलन परिमित फलन होता है। थर्ड लिखिए यह तरंग फलन एकल मान्य होता है या एकल मानी होता है, सिंगल वैल्यू वाला होता है। यह तरंग फलन एकल मानी होता है, यह तरंग फलन एकल मानी होता है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखिए कि क्वांटम यांत्रिकी में या क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी लिख लेना, क्वांटम भौतिकी में तरंग फलन परिमाण का वर्ग, क्वांटम भौतिकी में तरंग फलन परिमाण का वर्ग प्रायिकता को व्यक्त करता है। क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी में तरंग फलन का वर्ग प्रायिकता को व्यक्त करता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है। और जो मैंने फोर्थ नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है p इक्वल टू साई आर टी का स्क्वायर, तो ये लिख लेना।
p इज इक्वल टू साई आर टी का स्क्वायर। अब देखो आपके पास यदि ये ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, रेंज आ जाए 0 से a, और यदि वो कहता है कि इसकी क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप निकाल सकते हो क्या प्रोबेबिलिटी? बताओ, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी में भी क्या करोगे आप, साई आर टी का स्क्वायर ही तो करोगे। तो उसकी वैल्यू अपन ने देखो यहाँ पे साई आर टी का स्क्वायर ही तो क्या है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई थी। तो यहाँ पे क्या ये इसकी क्या बता रहा है, यदि कोई करंट फलन आ जाए साई अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर आएगा kx, और वो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई स्टेट, कोई फंक्शन आ जाए, कोई फलन आ जाए, यदि एक ये आगे क्या आपका साई स्क्वायर यानी यदि एक सेम फंक्शन है और सेम की सेम के साथ यदि प्रोबेबिलिटी की बात करता है, तो हमेशा वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये भी आप दिमाग में रखना कि यदि कोई साइज फंक्शन है और प्रोबेबिलिटी भी उसी की निकालनी है, दोनों फंक्शन एक ही है आपके पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, जैसे इसकी आ रही है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी आप नोट रखना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट लगाइए, उसमें लिखिए सांख्यिकी के अनुसार, 5वां पॉइंट लिखिए, सांख्यिकी के अनुसार प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। सांख्यिकी के अनुसार प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। सांख्यिकी के अनुसार प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और यह प्रसामान्यीकृत गुणधर्म कहलाता है, और यह प्रसामान्यीकृत गुणधर्म कहलाता है, और यह प्रसामान्यीकृत गुणधर्म कहलाता है। तो आप इसको यदि गुणधर्म को लिखना हो तो इस टाइप से लिख लो फॉर्मूले के रूप में, साई स्टार आर टी, साई आर टी, और यहाँ पे क्या लिख लो, डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा आपका प्रसामान्यीकृत गुणधर्म होगा। क्या होगा, प्रसामान्यीकृत गुणधर्म। या फिर आप इसको देखो, यदि इंटीग्रेशन करके लिखो तो ठीक है, नहीं तो आप इस ये यदि लिखते हो साई आर टी का मोड का स्क्वायर, तो भी इसका मतलब आपको शायद कॉमन सेंस की बात है, यहाँ इंटीग्रेशन का नहीं बोला तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी। इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो साई स्टार साई इंटीग्रेशन होगा डीवी के रेस्पेक्ट में, जहां पर ये डीवी क्या है, डीवी क्या है आपका आयतन है, क्या है, जहां पर डीवी क्या है आपका आयतन है। ठीक है, लिख लो इसको, डीवी यहाँ पे क्या है, आयतन है। लिख लिया, चले आगे। ये तो वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो केवल समझाने के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब 6ठी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। एक ही प्रॉपर्टी को समझना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्वांटम अभिग्रहित के, क्वांटम यांत्रिकी के या क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 6 नंबर का, कि क्वांटम भौतिकी के अनुसार, क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक भौतिक राशि से संबंधित एक संकारक परिभाषित होता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक भौतिक राशि से संबंधित एक संकारक परिभाषित होता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक भौतिक राशि से संबंधित एक संकारक परिभाषित होता है। वह कारक जो कि किसी फलन से, वह कारक जो कि किसी फलन से संक्रिया करके नया फलन परिभाषित करे, वह कारक जो कि किसी फलन से संक्रिया करके नया फलन परिभाषित करे, वह संकारक कहलाता है, वह संकारक कहलाता है, वह संकारक कहलाता है। तो समझो इसको कि जितने पास जितनी, यदि मैं इस मैकेनिक्स में बात करूं तो जितनी भी फिजिकल या भौतिक राशि होती है उससे संबंधित कोई ना कोई ऑपरेटर जरूर होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये संकारक क्या होता है, क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है क्या, मेन जो इंपोर्टेंट वर्ड है वो है आपके पास संकारक, जिसे बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। यदि बहुत सारे ऑपरेटर है तो ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, मान लो आपके पास कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हमेशा सबसे पहले तो ये समझो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। अब देखो ऑपरेटर को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई वस्तु पड़ी है आपके पास, ठीक है, कोई वस्तु पड़ी है आपके पास, ये वस्तु स्थिर पड़ी थी,
मैंने इस पर आकर क्या लगाया, कोई बाह्य बल लगाया। बाह्य बल मैं कहां से लगाऊंगा, अपने हाथों से लगाऊंगा। यदि कोई वस्तु पड़ी है और मैंने उस पर क्या लगाया, कोई बाह्य बल लगाया, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, उसकी स्थिति में चेंज आएगा। यानी उसकी स्थिति, मान लो कि पहले x इक्वल टू 0 पॉइंट पर थी, पर जब मैंने उस पर बल लगाया, बल लगाने पर वो पॉइंट कहां चला गया, वो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर पहुंच गई। यानी क्या हुआ, उसकी स्थिति में चेंज हुआ, यानी इसका क्या हुआ, फलन चेंज होगा। माना कि यहाँ पर इसका फलन कितना था, x था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फलन x डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने स्थिति में चेंज किया ना, स्थिति में चेंज किया। बिल्कुल पहले वस्तु यहाँ पे थी, जब मैंने बल लगाया तो वस्तु कहाँ पहुंच गई, आगे पहुंच गई। इसका मतलब स्थिति में चेंज हुआ। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे थी और अब कहाँ पहुंची, वो x इक्वल टू 5 पे पहुंची। इसका मतलब ये आपका क्या था, जो बाह्य फोर्स लगा वो क्या था आपका, एक तरह से ऑपरेटर था। क्या था आपके पास, एक तरह से ऑपरेटर था। यदि मैं इसकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो देखो इसको, सबसे पहले क्या है, ये मान लो कि कोई क्या है आपके पास, ए कैप क्या है, कोई ऑपरेटर है, ठीक है। ए कैप क्या है आपके पास, कोई ऑपरेटर है, और ये क्या है आपका, कोई साई आर टी, क्या है आपके पास, कोई साई आर टी। अब देखो ध्यान से, यदि कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर या किसी स्टेट फंक्शन पर अप्लाई होता है, यानी ऑपरेट होता है, तो ये क्या था आपका, ऑपरेटर था। ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस साई पर ऑपरेट करेगा। जब ये साई पर ऑपरेट करता है तो ये क्या करता है, फलन में चेंज कर देता है। क्या करता है, फलन में चेंज कर देता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए साई इज इक्वल टू 5, क्या, ए साई इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जहां पर ए कैप क्या था, जहां पर ए कैप क्या था, संकारक था। और संकारक वो होता है कि ये किसी स्टेट फंक्शन या किसी भी वेव फंक्शन पर एक तरह से माना जा सकता है आपका क्या, एक्सटर्नल फोर्स है, जो किसी संकारक या किसी भी फलन पर क्या होता है, संकारक आरोपित होता है। संकारक ऑपरेटर ऑपरेट होता है, क्या बोलते हैं ऊपर, ये मैं इसे बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आपके पास कोई ए ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर इस साइड पर क्या हुआ, ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद इसने फंक्शन को क्या किया, चेंज किया, यानी कैसा फंक्शन दिया, फाई दिया। कैसा फंक्शन दिया, फाई दिया। मान लो एक एग्जांपल की बात करते हैं इसकी। एग्जांपल ले लिया, कोई ऑपरेटर है आपके पास a dy dx, क्या है आपके पास, कोई ऑपरेटर दिया हुआ है a dy dx, ठीक है। और एक फंक्शन दिया हुआ है जो साई आर टी दिया हुआ है, वो मान लिया मैंने साई। यदि 3D की बात करें तो इसको मैं dy dr भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साई आर टी की बात करें तो ये दे रखा है आपको क्या, 3r²। क्या दे रखा है आपको, 3r²। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, देखो इसमें यदि मैं इस पर ऑपरेट कराऊंगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है इससे मैं यदि इस पर ऑपरेट कराऊं तो ये क्या आएगा, ए कैप सही आएगा। ए कैप क्या है आपके पास, डी बाई डी आर, और ये क्या था आपके पास, 3r² था। क्या था आपके पास, 3r²। इसका मतलब यहाँ पे मैं जब इसका अवकलन करूंगा तो ये क्या आएगा, 6r आएगा। कितना आएगा आपका, 6r आएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, ए साई था। ए साई को जब इसको सोल्व किया तो क्या आया आपके पास, 6r आया। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन क्या हो गया, पहले जो फंक्शन था कितना था, 3r² था। यहाँ पे साई कितना था, 3r²। इस पर मैंने क्या किया, कोई ऑपरेट किया, ऑपरेटर। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, ये डी बाई डी आर एक तरह से अपना ऑपरेटर था। ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हुआ तो इसने क्या किया, जो आंसर दिया वो चेंज दिया। यानी इसका क्या हुआ, पहले जो फलन कौन सा था आपका, 3r² था, अब क्या हो गया, वो 6r हो गया। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई फलन था, क्या था, साई आर टी था। ऑपरेट होने के बाद ये फलन क्या हो गया, चेंज हो गया, और क्या देगा, फाई आर टी देगा। तो इस तरीके से ये जो समीकरण कहलाती है, ये आपके पास क्या कहलाती है, संकारक समीकरण भी कहलाती है। क्या कहलाती है, संकारक समीकरण भी कहलाती है। क्या कहलाती है, संकारक समीकरण भी कहलाती है। एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या, मान लो कि एग्जांपल यदि ए कैप कोई बी कैप ऑपरेटर है, मान लिया कि कोई बी कैप ऑपरेटर है, क्या दिया हुआ है, dt दिया हुआ है। कोई फलन दिया हुआ है आपके पास साई आर टी का, तो वो दिया हुआ है, मान लो कि साई टी का फंक्शन है 3t²। कितना दिया हुआ है, 3t²। यदि मैं इस पर ऑपरेट करूंगा तो ये बी साई पर ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा, 3t² dt देगा। ये क्या है आपका, ऑपरेट करेगा तो ऑपरेटर क्या है आपका, इंटीग्रेशन dt है। तो ये क्या देगा आपका, 3 ऐसे का ऐसे इसका इंटीग्रेशन होगा तो t³, और ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये क्या आएगा आपका t³। यानी ये क्या हुआ, b साई पर ऑपरेट हुआ तो अपन को फलन कौन सा दिया, t दिया। बट पहले क्या था, जो आपका फलन था वो कितना था, 3t² था। अब कितना दिया, t³ दिया। यानी फलन क्या हुआ आपका, चेंज हुआ। इसका मतलब अपन कह सकते हैं, यहाँ से देखो आपको पता लग रहा है कि कोई भी ऑपरेटर यदि किसी फलन पर ऑपरेट होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका फलन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इस इक्वेशन को लिखिए पहले, ए साई आर टी इक्वल टू 5r t, ये इक्वेशन लिखिए। और जहां पर लिख लीजिए ये संकारक है, ये संकारक है, ये संकारक है,
साई आर टी क्या है आपके पास, साई आर टी क्या है, साई आर टी आपके पास है संकारक यानी संक्रिया करने से पहले, संक्रिया करने से पहले का तरंग फलन, संक्रिया करने से पूर्व का तरंग फलन। कुछ टर्म ऐसी आती है जो आपको इंग्लिश में याद रखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो फाई आया वो क्या है, फाई आर टी है संक्रिया के पश्चात का फलन, संक्रिया के पश्चात का फलन। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका संक्रिया के पश्चात का फलन, संक्रिया से पहले का फलन। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ये इक्वेशन लिख लो और ये चीज लिख लो और वो दोनों एग्जांपल आप नोट कर लो। अब इसमें देखो, हिंदी में यदि इसमें बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, ये कोई संकारक था, ये क्या कर रहा है, साई के साथ संक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, साई के साथ संक्रिया कर रहा है। ये कोई संकारक इस साई के साथ संक्रिया करेगा तो अपना फलन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद क्या देगा, फाई देगा। ठीक है, यदि मैं संकारक की बात करूं तो कुछ संकारक की वैल्यू बता देता हूं आपको। कुछ संकारक होते हैं आपके पास इंपोर्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, देखो यदि आपके पास कोई x, y और z संकारक है तो उसको आप किस तरीके से लिखते हो, उसको आप केवल कैप लगा के लिखते हो। क्या लगा के लिखते हो, कैप लगा के लिखते हो। ठीक है, एक आता है आपके पास संवेग संकारक। क्या आता है आपके पास, संवेग संकारक। क्या आता है आपके पास, संवेग संकारक। अब ये संवेग संकारक है वो क्या है आपके पास, संवेग संकारक की वैल्यू होती है आपके पास p वेक्टर है तो वो क्या होगा आपके पास माइनस आयोटा h का टेल होगा। और इसके जो संकारक जो भी आएगा उसके ऊपर हमेशा कैप लगी होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी संकारक आता है उसके ऊपर क्या लगी होगी, एक टोपी लगी होगी, वो कैप लगी होगी, तो ही वो व्यक्त करेगा संकारक को। यदि मैं इसकी px की बात करूं, ये तो मैंने 3D के लिए लिखा है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x। ऐसे ही मैं यदि py की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h का डेल y डेल y। और यदि मैं pz की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h का डेल y डेल z। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गया, px py और pz। ऐसे यदि मैं कोई और ऑपरेटर की बात करूं तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा h का डेल y डेल t। ये भी आपका एक तरह से क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, इन सबको नोट कर लेना। यदि मैं एक ऑपरेटर की बात करूं, आपने सुना होगा डेल स्क्वायर, डेल और डेल स्क्वायर नाम सुना होगा आपने। ये डेल तो क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है आपका डेल ऑपरेटर। क्या कहलाता है, डेल। और ये क्या कहलाता है, लाप्लासियन। ये क्या कहलाता है आपका, लाप्लासियन। दोनों आपने पढ़ रखे हैं। इस डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ये तो कौन सा है, डेल ऑपरेटर है। कौन सा है, डेल ऑपरेटर है, क्योंकि ये भी क्या करता है, डेल किसी न किसी पर ऑपरेट करता है। और जो डेल स्क्वायर है इसको अपन क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। इस टाइप की ये वैल्यू होती है। तो ये कुछ संकारक है, आप इसको एग्जांपल करके लिख लो। इसमें ये लिख दिया, ये लिखने के बाद क्या लिखना, ये दोनों एग्जांपल लिख लेना। और इसमें कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेटर है जो आपके काम आएंगे। वैसे इस यूनिट में तो काम नहीं आएंगे, बट आपके थर्ड ईयर में जरूर काम आएंगे, तो भी आप इसको डिफाइन करके लिख सकते हो। यही ऑपरेटर होते हैं। वैसे ऑपरेटर और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मैंने अभी जस्ट केवल आपको एग्जांपल बताया। फिर लिखो, ये लिख दिया हो तो फिर लिखो नेक्स्ट 7वां पॉइंट लिखो। ये कौन सा हो गया, 6 पॉइंट हो गए आपके पास। 7वां पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं समझाता हूं उसको। क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी में आइगन फलन और आइगन मान, क्वांटम भौतिकी में आइगन फलन और आइगन मान, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक फलन और अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक फलन और अभिलाक्षणिक मान। एक तो होता है आपके पास आइगन फलन, ये इंग्लिश वर्ड है आइगन फलन, ये है आपके पास आइगन मान। क्या है आपके पास, आइगन फलन और आइगन मान, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये हिंदी में लिख सकते हो आप अभिलाक्षणिक। ठीक है, तो इसमें लिखिए
कि क्वांटम भौतिकी में अभिलाक्षणिक ब्रैकेट में लिख लेना आइगन फलन और अभिलाक्षणिक मान ब्रैकेट में लिख लेना आइगन मान को व्यक्त करता है। क्वांटम भौतिकी में अभिलाक्षणिक फलन या आइगन फलन और आइगन मान को व्यक्त करता है। यदि किसी फलन पर संकारक की संक्रिया करवाई जाए, यदि किसी फलन पर संकारक की संक्रिया करवाई जाए, यदि किसी फलन पर संकारक की संक्रिया करवाई जाए, संकारक की संक्रिया करवाई जाए, तो संक्रिया के पश्चात वही नियत राशि के, तो संक्रिया के पश्चात वही फलन नियत राशि के साथ, तो संक्रिया के पश्चात वही फलन नियत राशि के साथ, वही फलन नियत राशि के साथ गुणन के रूप में प्राप्त होता है। गुणन के रूप में या गुणन के साथ वही फलन प्राप्त होता है। तो यह नियत राशि अभिलाक्षणिक फलन का या अभिलाक्षणिक फलन का अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। अभिलाक्षणिक फलन का अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। अभिलाक्षणिक फलन का अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। समझो इसको क्या कह रहा है ये। देखो आपके पास एक तो अभिलाक्षणिक वैल्यू हो और अभिलाक्षणिक मान, ये दो वर्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना। वैसे इंग्लिश में आप ज्यादा याद रखना आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये बोल रहा है आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी 7 नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि यदि आपके पास कोई संकारक है और वो किस पर ऑपरेट हो रहा है, किसी साई पर ऑपरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी साई पर ऑपरेट हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि यदि कोई संकारक किस पर ऑपरेट हुआ, किसी साई पर या किसी फलन पर ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद वो क्या देता है, सेम यही फलन देता है, सेम यही फलन देता है। और इसके साथ क्या देता है, कुछ कांस्टेंट के रूप में कुछ वैल्यू देता है। क्या देता है, कांस्टेंट के रूप में कुछ वैल्यू देता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, जो ये प्रॉपर्टी बोल रही है वही समझना। कोई फंक्शन था, कोई स्टेट फंक्शन था, कोई वेव फंक्शन था साई, उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट हुआ। ऑपरेटर कौन सा था आपका, एक है। ऑपरेटर होने के बाद इसने जो फलन दिया वो कौन सा दिया, साई दिया। इसके पहले आपने जो पढ़ा वो फलन कौन सा दे रहा था, आपको वो फाई दे रहा था। अब कौन सा दिया इसने, जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी आपके पास, यदि कोई ए साई पर ऑपरेट होता है तो वो क्या देता है, आपका फाई देता है। ये पढ़ा था। तो आप भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब सेम कैसे दे दिया। बिल्कुल, कई फंक्शन हम ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या देगा, साई की जगह साई देगा। एग्जांपल लेंगे इसका भी अभी। तो ये क्या हुआ आपके पास, ए की पावर ए साई था, वो क्या था, फाई था। ये तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी थी। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास यदि कोई संकारक को किसी फलन पर ऑपरेट करते हैं, कोई ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं और अपन को वही फंक्शन प्राप्त होता है, क्या होता है, वही फंक्शन प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के साथ उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं अपन, तो ये वाला जो कांस्टेंट कहलाएगा, ये तो कहलाएगा आइगन मान। क्या कहलाएगा, आइगन मान। अब ये किसका आइगन मान कहलाएगा, जो ये साई था तो आपका वेव फंक्शन था, स्टेट फंक्शन था। ये क्या कहलाएगा, ये जो तरंग फलन था, इस तरंग फलन का क्या कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। तो आप समझ सकते हो। तो ये तो क्या हो गया आपका आइगन मान। अब यदि साई ऊपर ऑपरेट होने के बाद भी साई दे दे तो ये साई क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आइगन फलन। क्या कहलाएगा, आइगन फलन। अब यदि आप कहते कि सर ये वाला आइगन फलन नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, ऑपरेट हुआ तो इसने फलन को चेंज कर दिया। और फलन को जब चेंज हो जाता है तो वो कभी भी आइगन फलन नहीं रहता, वो कभी भी अभिलाक्षणिक फंक्शन नहीं रहता। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे यदि साई ऑपरेट होने के बाद भी सेम फंक्शन दे और साथ में कुछ कांस्टेंट भी दे दे, कुछ नियत राशि के साथ में गुणा भी दे दे, तो ये आपका आइगन फलन कहलाएगा और ये आइगन मान कहलाएगा। किसका आइगन मान कहलाएगा, इस फलन का। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लिया कि ए कैप है आपके पास, क्या है आपके पास, कोई ए कैप है, वो मैंने लिख दिया क्या है आपके पास, d/dt है। क्या है, d/dt है। या फिर आप dx कर दो, कोई सा भी कर दो। एग्जांपल ले रहा हूं, ए कैप क्या है, d/dx है। कोई साई दे रखा है आपको e की पावर 3x। क्या दे रखा है, e की पावर 3x। ये मैं इस पर ऑपरेट करूंगा, क्या करूंगा, ए साई पर ऑपरेट होगा तो ए क्या है आपके पास, d/dx है। ये क्या है आपके पास, e की पावर 3x है।
जब इसका अवकलन होगा तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, e की पावर क्या आएगा 3x। ये क्या था आपका, ये सही था। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, e की पावर 3x के इक्वल क्या था, साई था साई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a कैप तो ऐसे का ऐसे, साई ऐसे का ऐसे था ही। अब ये 3 तो ऐसे का ऐसे रह गया, और यहाँ पे मैं साई लिख सकता हूँ क्योंकि साई इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, वही तो था e की पावर 3x। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला आइगन फंक्शन है या नहीं है, ये वाला बिल्कुल आइगन फंक्शन है, क्योंकि ऑपरेटर साई पर ऑपरेट हुआ, तो साई पर ऑपरेट होने के बाद भी इसने क्या दिया, वही फलन दिया जो आपका पहले था। तो इसका मतलब ये साई तो क्या है आपका आइगन फंक्शन है। यदि वो आइगन फंक्शन की बात करता है, यदि वो आइगन फंक्शन की बात करता है तो वो तो क्या हो जाएगा e की पावर 3x। यदि वो आइगन वैल्यू की बात करता है या अभिलाक्षणिक वैल्यू की बात करता है, अभिलाक्षणिक मान की बात करता है, आइगन वैल्यू देखो कौन सी, इसके साथ कांस्टेंट में क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 3 क्या हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, ये 3 क्या हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यू। तो सेम यही प्रोसेस है यहाँ पे कि कोई क्या है आपके पास, कोई वेव फंक्शन है, उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट होता है और उसके साथ वही फलन प्राप्त होता है, किसके साथ, एक नियत राशि गुणा के साथ। तो जो नियत राशि होती है वो उसका आइगन मान कहलाता है, ये इसका आइगन फलन कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, एक ले लेते हैं साई, क्या ले लिया अपने sin 2x ले लिया, क्या ले लिया sin 2x, कोई ए ऑपरेटर ले लिया डी स्क्वायर ऊपर में dx स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करेगा, ए कैप साई पर ऑपरेट होगा, क्या होगा, ए कैप साई पर ऑपरेट होगा, तो ये क्या देगा बताओ। यदि कोई ए साई पर ऑपरेट होगा, यानी इसको मैं एक बार डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक बार अवकलन करूंगा तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, sin 2x है, 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा cos 2x बनेगा cos 2x। जब ये cos 2x बनेगा, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ एक बार और अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा, अब ये cos है तो cos का माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और sin 2x क्या हो जाएगा sin 2x। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो फलन आया ऑपरेटर दो बार था डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, दोनों बार ऑपरेट करा दिया, तो क्या आया आंसर -4 sin 2x। तो ये sin 4 2x है वो क्या है आपका, sin 4 2x है वो क्या है आपका, देखो जो पहले फलन क्या था साइन था, तो ये भी वही फलन है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो a कैप था वो क्या हुआ साई पर ऑपरेट हुआ, तो -4 दिया और साथ में क्या दिया, ये साई का साई दिया। इसका मतलब ये साई भी क्या है आपका, एक तरह से क्या है आपका आइगन फंक्शन है, क्या है आपका आइगन फंक्शन है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ आइगन फंक्शन कौन सा होगा आपका, आइगन फंक्शन कौन सा होगा, आइगन फंक्शन होगा आपका साई, और ये कौन सा होगा sin 2x, कौन सा होगा sin 2x। और ये आइगन वैल्यू क्या होगी आपके पास, आइगन वैल्यू क्या होगी आपके पास, कौन सी होगी -4, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि कौन सा आइगन मान होता है, कौन सा आइगन फंक्शन होता है। तो आप ये एग्जांपल पहले ये समीकरण लिख लो, ये आइगन मान कहलाता है, ये वाला ये आइगन फलन कहलाता है। एक ये एग्जांपल लिख लो, एक ये एग्जांपल लिख लो, दोनों एग्जांपल लिख लो। अब जरूरी नहीं कि ऑपरेटर हमेशा इसी टर्म में आए, ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। यदि आपको क्वेश्चन में भी दे दे कि कोई ऑपरेटर दे दे, कोई भी चाहे डेल दे दे और कोई फंक्शन दे दे, फिर बताओ वो कहेगा कि चेक कीजिए कि आइगन फलन है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा। यदि फलन वो का वही प्राप्त हो जाता है तब तो वो आइगन फलन है, यदि वो का वो फलन नहीं होता, चेंज होके होता है, तो वो आइगन फलन नहीं है, ठीक है। लिखिए इसको, यदि वैसे मोमेंटम ऑपरेटर पूछा नहीं जाता और यदि वो कह देता है कि संवेग संकारक पर कोई फलन दे दिया, जैसे मैंने ले दिया साई एक्स, और वो कहता है कि इस पर क्या करिए, मोमेंटम संवेग संकारक को ऑपरेटर या उसको संक्रिया करवाए मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, वो मैं भी बताऊंगा। चलो ये लिखो पहले, ये लिख लो फिर मैं वो बताता हूँ। कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपके पास, 7 प्रॉपर्टी हो गई। लिख दिए दोनों एग्जांपल। अब यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखो ना एक क्वेश्चन में
ऐसा कुछ तो साई एक्स दे रखा है e की पावर 5x पर संवेग संकारक की संक्रिया कराई तथा सिद्ध कीजिए कि साई एक्स आइगन फलन क्या पूछ रहे हैं आपके पास कि कोई साई दे रखा e की पावर 5x, उस पर क्या कराना है, संवेग संकारक की संक्रिया करवानी है। अब ध्यान रखना, इसके मैंने जो ऑपरेटर लिखा है पहले, तो वहां पे मैंने संवेग संकारक लिखवाया आपको, जिसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये क्या है, 1d का फंक्शन है, x का फंक्शन है, यदि r होता तो 3d का लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, साई दे रखा है तुमको x, कौन सा दे रखा है, e की पावर 5x, ठीक है। अब आप जानते हो कि मैं संवेग संकारक की बात करता हूँ, तो संवेग संकारक को मैं px कैप से लिखता हूँ। यदि 1d के लिए तो px लोगे, 3d होता तो ओनली p लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा h पर डेल y डेल x होता है। क्या होता है, आयोटा h पर डेल y डेल x। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, संवेग संकारक की इस पर ऑपरेट करवाता हूँ, संक्रिया करवाता हूँ, तो ये px आ जाएगा, ये साई आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा h पर डेल y डेल x। ये क्या, px की वैल्यू, साई की वैल्यू कितनी है, e की पावर 5x, कितनी है, e की पावर 5x। तो देखो ये क्या आएगा, ये माइनस आयोटा h कर तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, तो ये 5 आगे आ गया, और अवकलन वापस होगा तो क्या होगा, e की पावर 5x। मतलब ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या, देखो e की पावर 5x क्या है, जो साई था वो का वही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि px के साई था, यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या आई, माइनस का 5 आयोटा h कट आया, ये क्या है, माइनस का 5 आयोटा h कट, और यहाँ वापस क्या मिला अपन को, साइन मिला। तो देखो ये प्रूफ हो गया क्या कि ये साई एक आइगन फंक्शन है, बिल्कुल हो गया। जो साई था यहाँ पे, जो साई था यहाँ की साइन एक्स लिखा तो ऐसा एक्स लिख लेना। यदि जो साई था वो का वो साई अपन को कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। इसका मतलब जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका साई होगा। यदि ये फंक्शन ये ना आकर कोई दूसरा आता, चेंज आ जाता, तो ये आइगन फंक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब जो साई है वो तो क्या है आपका, e की पावर 5x है, वो तो क्या है, आइगन फंक्शन है। यदि मैं आइगन वैल्यू की बात करूं तो आइगन वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस का 5 आएगा h कट, क्योंकि ये इसके साथ क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है कांस्टेंट, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके पास ऑपरेटर कोई भी आ जाए, इस वैसे जो मैंने बताया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा वैसे, तो भी मैं तो बहुत कुछ डीप में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको लिख लीजिए। लिख दिया। चलिए आगे। नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपभ्रष्टता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता, डिजनरेसी, इंग्लिश में बोलते हैं डिजनरेसी। क्या लगाना है, डिजनरेसी। कौन सी प्रॉपर्टी है, 8 नंबर की या 9 की, जो भी है, अपभ्रष्टता डिजनरेसी। सिंपल सी बात है, आपने आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू निकालनी सीखी होगी मैट्रिक्स में, कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 1, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी कोई मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसमें यदि आइगन वैल्यू निकालने तो आप क्या करते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, a माइनस लैम्डा i इक्वल टू क्या करते हो आप, 0 करते हो, यही करते हो। एक क्या यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा 0 1 माइनस लैम्डा, यही करते हो आप।
यदि इसके आइगन वैल्यू निकालते हो तो क्या निकालते हो 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, यही नहीं होगा, माइनस का क्या होगा 0 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0। यानी यहाँ पे देखो लैम्डा की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 2 बार है, यानी 1 और 1 आएगा, यही आएगा आपके पास। यदि इस टाइप से कोई आइगन वैल्यू आपने निकाली होगी, और बहुत सारी आइगन वैल्यू क्या होती है कई बार रिपीट होती है, मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है, यदि उसकी मैं आइगन वैल्यू की बात करूं तो दो आइगन वैल्यू तो 1 1 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है 2 2 ओनली 2 आ रही है, यानी 3/3 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 3 आती है, 2/2 की है तो 2 आती है, 1 होती है तो 1 आती है। तो यहाँ पे क्या है आइगन वैल्यू की कितनी आती है 2 आती है, वैसे एक बार समझने के लिए बता रहा हूँ ओनली कि ऐसे कोई आ जाए एग्जाम में, ऐसा नहीं आएगा, समझने के लिए क्या आ जाए आइगन वैल्यू यदि रिपीट होती है तो वो क्या कहलाता है उसकी डीजनरेसी कहलाती है। कितनी डीजनरेसी होगी इसकी, कितनी डीजनरेसी, दो बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे क्या है 2 बार सेम आइगन वैल्यू, इसका मतलब ये कैसे डीजनरेट है, कैसे है डीजनरेट है। यदि वहां पे आइगन वैल्यू ऐसे ना आकर क्या आ जाए 1 2 और 3 आ जाए, क्या आ जाए 1 2 और 3, तो कोई भी आइगन वैल्यू ऐसी है क्या जो रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या डीजनरेट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड था, इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए या फिर आप समझ लो पहले, कोई क्या था आपके पास कोई ऑपरेटर था ए के, वो क्या कर रहा है साई 1 पर ऑपरेट हो रहा है, क्या कर रहा है आपका साई 1 पर ऑपरेट हो रहा है। ऐसे ही कोई ऑपरेटर था आपका सेम ऑपरेटर है ए के साई 2 पर ऑपरेट हो रहा है, ए के साई 3 पर ऑपरेट हो रहा है, ए के साई n पर ऑपरेट हो रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या दे रहा है आइगन वैल्यू सेम ही दे रहा है ए, और यहाँ पे फंक्शन क्या दे रहा है साई 1 साई 2 और साई n, क्या दे रहा है, क्या मीनिंग हुआ इसका, जब कोई ऑपरेटर यहाँ पे सेम है, वो सेम ऑपरेटर क्या कर रहा है सभी फलन पर क्या होता है ऑपरेट होता है, ऑपरेट होने के बाद वो क्या लेता है सबकी आइगन वैल्यू सेम आ रही है, आइगन वैल्यू सेम आ रही है, आइगन वैल्यू जानते हो क्या होती है, तो सबकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है आपके पास सेम आ रही है, जो मैंने अभी बताया आइगन मान होता है वो सेम आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या कर रहा है डीजनरेट वैल्यू दे रहा है, क्या कर रहा है डीजनरेट वैल्यू दे रहा है, यानी सबकी आइगन वैल्यू सेम है, मतलब डीजनरेसी है इसमें। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है डीजनरेट वो ही कहलाता है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है, एक फंक्शन एक या एक से अधिक बार क्या आ जाए रिपीटेशन हो तो वो उसकी क्या कहलाती है आइगन वैल्यू कहलाती है या अभ्रष्टता कहलाती है। देखो इसमें यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए और संक्रिया के पश्चात आइगन मान समान प्राप्त हो तो, और संक्रिया के पश्चात आइगन मान समान प्राप्त हो तो यह गुणधर्म अपभ्रष्टता कहलाता है, यह गुणधर्म अपभ्रष्टता कहलाता है। हाँ भाई कहां तक लिख दिया, तो लिख दिया आपने, क्या लिखा कि यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए और संक्रिया के पश्चात आइगन मान समान प्राप्त हो तो यह गुणधर्म अपभ्रष्टता कहलाता है, तो यह गुणधर्म अपभ्रष्टता कहलाता है। और आइगन मान जितने फलनों से संबंधित होता है, आइगन मान जितने फलनों से संबंधित होता है, आइगन मान जितने फलनों से संबंधित होता है वह अपभ्रष्टता की कोटि कहलाता है, वह अपभ्रष्टता की कोटि कहलाता है, वह अपभ्रष्टता की कोटि कहलाता है। यानी क्या हुआ यहाँ पे अपने पास देखो आइगन फलन आए वो कितने हैं, फंक्शन कितने हैं, टोटल n है, और आइगन फंक्शन के जो आइगन वैल्यू है वो भी क्या होगी आपकी n होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आइगन फलन होगा यानी जो अपने पास अभी डीजनरेसी की कोटि होगी वो कितनी होगी n होगी, कितनी होगी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी n होगी, कितनी होगी n, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी n बार रिपीट हो रही है, हर फंक्शन में आ रही है, तो जब साई 1 2 3 n है तो फिर अपभ्रष्टता की कोटि क्या होगी n होगी। इसको भी लिख दीजिए। लिख दिया। नेक्स्ट लगाइए अनअपभ्रष्टता यानी नॉन डीजनरेट, अनअपभ्रष्टता। क्या लगाना है नेक्स्ट नवी प्रॉपर्टी अनअपभ्रष्टता, नॉन डीजनरेट।
इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके पास क्या है, कोई भी आइगन फंक्शन है, क्या है आपके पास, यानी कोई भी ऑपरेटर होता है, मान लिया कि ऑपरेटर है ए, ठीक है, क्या है ऑपरेटर ए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि ऑपरेटर भी आप अलग लेना चाहो तो अलग भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही ले। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर है और अपने पास क्या है n psi n फंक्शन है, यानी अलग अलग फंक्शन है psi1 psi2 psi3 और psi m। यदि मैं इनकी आइगन वैल्यू क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, a आ जाए, इसकी b आ जाए, इसकी c आ जाए, इसकी n आ जाए या d आ जाए, तो इस टाइप से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन डिजनरेट होगा। तो मैंने वही बताया कि जब कोई आइगन मान क्या हो रिपीट होता है तब तो क्या होता है, वो आइगन डिजनरेट होता है। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी कोटि कहलाती है। ये क्या है, नॉन डिजनरेट, अनअप्रष्टा। इसका मतलब वही होता है कि आपके पास जो आइगन वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती, यानी देखो इसके लिए केवल ए आइगन मान एक बार ही है, इसके लिए बी केवल एक बार ही है, इसके लिए सी केवल एक बार ही है। और मान लो कि यदि आइगन वैल्यू क्या हो आपके पास ओनली एक हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन डिजनरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन डिजनरेट। कई बार आप कहते हो कि आइगन वैल्यू हमेशा एक आ जाए, मान लो कि लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यू केवल एक आ जाए, तो एक अब रिपीट तो नहीं हो रहा, तो इसको आप किसमें गिनते हो, नॉन डिजनरेट में गिनते हो। कितने में गिनते हो, नॉन डिजनरेट में। तो इसमें लिखिए अनअप्रष्टता में लिखिए इसमें, यदि किसी संकारक की संक्रिया, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए और संक्रिया के पश्चात आइगन मान, और संक्रिया के पश्चात आइगन मान अलग अलग प्राप्त हो, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा करवाई जाए और संक्रिया के पश्चात आइगन मान अलग अलग प्राप्त हो, तो यह गुणधर्म अनअप्रष्टता कहलाता है। अनअप्रष्टता कहलाता है, अनअप्रष्टता कहलाता है। और इसकी कोटि सदैव 1 होती है। इसकी कोटि सदैव कितनी होती है, 1 होती है। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक बार ही है, तो इसलिए इसकी कोटि क्या होती है, अनअप्रष्टता की कोटि सदैव कितनी होती है, 1 होती है। ये भी लिख लेना, क्या होती है, अनअप्रष्टता की कोटि सदैव कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये लिख लो आप, नेक्स्ट लिखिए कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 10 नंबर की। 10 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको लिखिए पहले, और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि यदि संकारक ए कैप की, यदि संकारक ए कैप की निम्न समाकलन गुणधर्म का पालन करे, यदि संकारक ए कैप निम्न समाकलन गुणधर्म का पालन करे, तो यह हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो यह हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो यह हर्मिटी संकारक कहलाता है। देखो यहाँ पे यदि ए स्टार, साई स्टार और फाई है, यहाँ पे क्या है आपके पास, फाई या डीटो है, यानी वो निम्न समाकलन गुणधर्म का पालन करने का बोल रहा है। यानी वो क्या कह रहा है कि यदि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो ए कैप है, साई स्टार और फाई स्टार डीटो, ये किसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल आ जाए, साई स्टार ए कैप फाई डीटो। यदि कोई ऐसा संकारक आ जाए, कैसा संकारक आ जाए, ऐसा संकारक आ जाए, यदि कोई ऐसा ऑपरेटर आ जाए और ऐसा फंक्शन आ जाए जो क्या करता है, इस टाइप में आता है, यानी यहाँ पे क्या था देखो, ए कैप साई स्टार था, यानी ए कैप पहले साई स्टार पर ऑपरेट हो रहा था, फिर वो क्या करेगा, फाई के साथ आएगा, फाई के, देखो अब ये क्या है, ए तो साई स्टार पर ऑपरेट हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है ये साई पर ऑपरेट हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, जो भी रिजल्ट आएगा वो फाई के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के साथ बाद में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ए किस पर ऑपरेट हो रहा था, साई स्टार पर ऑपरेट हो रहा था, बट यहाँ पे ए किस पर ऑपरेट हो रहा है, फाई पर ऑपरेट हो रहा है। अब इस कंडीशन में यदि दोनों के रिजल्ट क्या आ जाए आपके पास, सेम आ जाए, ये इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो आपका कौन सा संकारक कहलाएगा, कौन सा संकारक कहलाएगा, हर्मिटी संकारक कहलाएगा। कौन सा संकारक कहलाएगा, हर्मिटी संकारक कहलाएगा। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि ये हर्मिटी संकारक कहलाता है, ठीक है। यदि आपने बीएससी में मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, हर्मिटी संकारक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हर्मिटी संकारक को आप ए डेगर से व्यक्त करते हैं यदि हर्मिटी संकारक है, और विषम स्क्यू हर्मिशन है तो आप इसको कैसे लिखते हो, b इक्वल टू माइनस का बी डेगर, इस टाइप से लिखते हो। यदि ध्यान होगा आपको, कुछ मैथमेटिक्स में याद है तो आपको ध्यान होगा, बाकी नहीं याद तो कोई बात नहीं, आपके इतना सिलेबस में नहीं है जितना डिटेल से अपन जान रहे हैं। ये आपकी थर्ड ईयर में जरूर पड़ेगी, तो मैं आपको थर्ड ईयर में बताऊंगा, ठीक है।
तो ये आपका इस टाइप से यदि कोई ऑपरेटर होता है, यहाँ पर ये साई पर ऑपरेट हो रहा था, अब ये क्या आ गया साई स्टार तो बाहर आ गया, अब ये किस पर ऑपरेट हो रहा है, फाई पर ऑपरेट हो रहा है। इस कंडीशन में दोनों रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। इसका मतलब ए कैप क्या है आपका हर्मिटियन संकारक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये हो गया आपका 10 नंबर का। नेक्स्ट 11 पॉइंट लिखिए, जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो इसका लास्ट पॉइंट है, यदि चर ए की अवस्था में, यदि चर यानी कोई भी वेरिएबल ए की अवस्था में साई में, यदि चर ए की अवस्था में साई में प्रत्याशा मान निम्न होता है, प्रत्याशा मान निम्न होता है, प्रत्याशा मान निम्न होता है। अब क्या करें, ये एवरेज वैल्यू की प्रत्याशा मान ही, एक तो होता है प्रत्याशा मान, क्या होता है प्रत्याशा मान, इसी को अपन बोलते हैं क्या एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हो आप, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जिसे बोलते हैं अपन, माध्य नहीं बोलते, माध्य वही है कि जितने मान लो कि आपके पास 1 2 3 संख्या है और आपको बोला जाए कि इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करते हो 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करते हो और नीचे 4 का डिवाइड दे देते हो, कितना आता है 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 अपॉन में 4 यानी कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 2, यानी ये इसका क्या आएगा एवरेज आएगा। सेम ऐसे ही क्या होता है आपके पास, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल ऐसा कोई तरंग फलन है, उसका प्रत्याशा मान कैसे निकालते हैं अपन, तो देखो जिसका प्रत्याशा मान निकालना हो उसको अपन इस तरीके से संकेत में लिखते हैं एक है, या चाहे कोई भी ऑपरेटर आ जाए तो ऑपरेटर को अपन किस तरीके से लिखेंगे, वहां कहा जाता है कि कोई संवेग संकारक का निकालिए, पोजीशन संकारक का निकालिए, या डायरेक्ट संकारक दे देगा कि y का प्रत्याशा मान लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जिसका प्रत्याशा मान निकालना हो वो इस ऐसे ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, एवरेज वैल्यू को 10 करेगा। और लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे आप, देखो पहले इंटीग्रेशन करते हैं, फिर आप साई स्टार लिखते हैं, क्या लिखते हो साई स्टार लिखते हो, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका ए कैप आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका ए कैप आता है, और फिर क्या आता है आपका साई डिटो आता है, क्या आता है फिर आपका साई डिटो आता है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपके पास साई स्टार साई डिटो, क्या आएगा साई स्टार साई डिटो। और ये वाली कंडीशन आप जानते हो, जो ये वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये जो नीचे वाली लिखी है इंटीग्रेशन साई स्टार साई डिटो, कौन सी कंडीशन है, नॉर्मलाइज कंडीशन है। यदि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यदि फलन क्या है वो प्रसामान्यीकृत हो, यदि फलन क्या हो आपके पास प्रसामान्यीकृत हो, क्या होगा आपके पास, यदि फलन प्रसामान्यीकृत हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, यानी प्रसामान्यीकृत की बात करते हैं तो साई स्टार डिटो इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो इसको लिखोगे साई स्टार जिसकी एवरेज वैल्यू हो बीच में साई और डिटो, तो आपको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो आपका ये क्या कहलाता है आपकी इसकी एवरेज वैल्यू। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे x की कोई एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो उसको मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये साई स्टार आ गया, यहाँ पे ये क्या आ गया x आ गया, यदि 1d की बात करता है तो dx नहीं तो डिटो अपॉन में, ऐसे ही ये साई स्टार साई डिटो। अब देखो डिटो लिखो, dv लिखो, यदि 1d है तो dx लिखो, 2d की बात करें तो dy लिखो, वो आप पर डिपेंड है वो कौन सा फंक्शन आ जाए आपके पास। यदि 1d का आता है तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, नहीं तो dy के रेस्पेक्ट में करोगे, 3d का आता है तो dr या डिटो के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपको क्या लिखना हो, किसी की भी प्रत्याशा मान लिखना हो, कोई भी एवरेज वैल्यू लिखनी हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या तो इस तरीके से। और यदि वो कह देता है यदि कोई फलन प्रसामान्यीकृत है और उसका प्रत्याशा मान लिखिए, तो उसका प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, प्रसामान्यीकृत के लिए मैंने आपको बताई थी कि ये वाली कंडीशन से ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है 1, ये 1 हो जाता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो गई तो क्या ऊपर वाली टर्म बचेगी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी प्रत्याशा मान, ठीक है। तो किसका, जब फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि फलन प्रसामान्यीकृत नहीं है तो इसकी एवरेज वैल्यू कौन सी होगी, फिर ये होगी। तो ये लिख लीजिए पूरा जो मैंने लिखा है उसको लिख लीजिए, और इसका एग्जांपल ये x वाला भी लिख लेना, इसका जो एग्जांपल है वो x वाला भी लिख लेना।
तो ये क्या हो गया, आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट थे वो टोटल पोस्टुलेट हो गए आपके पास। लगभग कितने पोस्टुलेट हो गए आपके पास, देखो 11 पोस्टुलेट हो गए। तो बहुत ही हो सकता है वैसे कोई एग्जाम में यदि आपके जो छोटे क्वेश्चन आते आगे इसमें स्टार्टिंग में, वहां भी आपको कोई भी पोस्टुलेट पूछ सकता है कि कोई भी प्रायिकता क्या पोस्टुलेट या क्वांटम में कोई साई दिया हुआ है तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रत्याशा मान कैसे निकालेंगे, वो पूछ सकता है। अनअप्रष्टता किसे कहते हैं, अपप्रष्टता किसे कहते हैं, या फिर वो कोई क्वेश्चन देकर पूछ सकता है चेक कीजिए कि ये आइगन वैल्यू है, आइगन फंक्शन है या नहीं है। तो आप इस तरीके से कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। देखो आज अपनी यूनिट स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी इसे पूरा भी करेंगे, मेरी पूरी ट्राई रहेगी बहुत जल्दी पूरा करने की। तो आज अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड जो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहलाता है, तो वहां से अपन स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को। तो ये अपन ने क्या पढ़ा आज, तो केवल क्या पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है या क्वांटम के जो स्टैटिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसके बारे में बताया कि ये इसके पोस्टुलेट होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।